हेलो। या तो दर्शक मित्रों, कल जैसे आपने सेमिनार्स जो हुआ, हमारे जो फीडबैक आए हैं और उनसे लगता है कि कल का जो सेमिनार था काफी इंफॉर्मेटिव रहा। सब लोगों को फ्यूचर में जो माइंडसेट था कि हम प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसने काफी सारी मीर जी ने बहुत इजी और क्लियर तरीके से बताया कि उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आप बहुत आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन होती है, उसके कंसल्टिंग भी आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो इसी बेस पे आज हमारा आज का विषय है जीएसटी। जीएसटी के विषय में भी आज मिहिर जी हमको पूरी तरह से डिटेलिंग से बताने वाले हैं कि भाई जीएसटी अगर हमको वापस लेना है एक्सपोर्ट में क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर होता है। तो आज भी हमको मिहिर जी अपने अनुभव से मार्गदर्शित करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि अपने सभी दर्शक मित्रों को इसमें काफी सारा इनपुट मिलेगा और अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए वो रेडी हो जाएंगे। और मेरा भी ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि मैंने आप जैसे ही शुरू किया था, तभी मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें इतनी पिंग करती थी कि कैसे होगा एक्सपोर्ट कैसे होगा, वहाँ कंडीशन क्या होती है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पेमेंट कैसे आएगा, सिक्योरिटी क्या होगी। कल बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इसमें मित्रों में मैं ऐसा अपने अनुभव से कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट आप शुरू करेंगे, उसके जो खर्चे होंगे टैक्सेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो खर्चे आराम से कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पूरा प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनेंस भी इतना इजी मिलता है और उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव देती है। 5% जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो गवर्नमेंट से ही इतनी फैसिलिटी मिल जाए कि अगर टैक्स के और एक्स्ट्रा खर्चे सारे निकल जाएंगे। तो आप अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कीजिए। सेम वे आज जीएसटी के बारे में भी मिहिर जी हमको काफी कुछ बताएंगे, तो भी आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगी ऐसी आशा रखता हूँ। मिहिर जी का परिचय आपको पता ही है, वो 20 साल से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं। उसकी 2 खुद की कंपनियां हैं, एक पार्टनर जिसमें वो एमपी तुरखिया एंड एसोसिएट एंड एक में वो डायरेक्टर है। तो अभी नेक्स्ट हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए मिहिर जी से हम सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार सर, थैंक यू मनीष भाई, एंड आई वंस अगेन थैंक्स फर्स्ट DGPC टू गिविंग मेरे को ये जो अपॉर्चुनिटी दी है सबसे इंटरेक्ट करने की, वो भी ऐसे लॉकडाउन के समय में। तो मेरा भी चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम नॉलेज में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग को भी उसमें से कुछ ना कुछ टेक अवे या ऐसा एक बेनिफिट मिले कि जिसपे आप इस फ्री समय में आप एक विचारधारा इनिशिएट कर सके अपने बिजनेस से रिलेटेड, कि लॉकडाउन के बाद उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। जैसा कि मनीष भाई ने कहा कि कोई भी बिजनेस अब लॉकडाउन के बाद एक परमानेंट चेंज ले लेगा, एक परमानेंट टर्न ले लेगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मनीष भाई के साथ कि गोल्ड बिजनेस कैसे टर्न लेगा, क्या लेगा। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी बिजनेस हो, मतलब एक फुटपाथ पे बेच के जो रेकड़ी वाला जो अपने सैंडविच बेचता है से लेके तो कोई करोड़ों रुपए की मल्टीनेशनल या एक्सपोर्टर्स या आपके जैसे जेलर्स, इन सबके बिजनेस में कुछ ना कुछ तो परमानेंट टर्न आने वाला है आफ्टर दिस लॉकडाउन। और इसके लिए अब अपने को जो अभी समय मिला है लॉकडाउन में, वी विल हैव टू थिंक ओवर अगेन एंड अगेन एंड रीप्रोसेस एंड री इंजीनियर अवर बिजनेस। रीप्रोसेस और री इंजीनियर से मतलब कि अपने को कोई ना कोई नए कंसेप्ट, नए स्टाइल से काम चालू करना पड़ेगा, जिससे कि अपना एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज मेंटेन रहे। ग्रोथ की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा। सो मनीष भाई, मैं जो एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि जीएसटी का जो इम्पोर्टेंस है आज की तारीख में, इट इज नॉट ओनली टैक्सेशन। सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, जीएसटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज नॉट ओनली टैक्सेशन और इट इज नॉट ओनली इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैपिंग। मतलब ये इस प्रोसेस से गवर्नमेंट ने आपका पूरा डेटा जो अकाउंट्स का है, जो रेवेन्यू का है, जो एक्सपेंसेस का है, वो डेटा मैप करना चालू कर दिया है। हर महीने आपको, पहले आपको याद हो तो बड़ी बड़ी पेड़ी में भी 2-3 महीने में एक बार अकाउंटेंट आके वो आपके बैग भर के जो चिट्ठियां रहती थी उसको बैठ के वो खाते लिख देता था, और आपके खाते वही होते थे जो 6 महीने में एक बार बनते थे, या कई लोगों के तो मार्च 31 को ही बनते थे, 30 मार्च को भी नहीं बनते थे। सो दैट थिंग, वो चीज अब नहीं हो सकती जीएसटी रेजिम में।
जीएसटी रेजिम में हर महीने 30 तारीख को आपको सब क्लोज करना है। आपका जो परचेज है उसकी क्रेडिट क्लोज करनी है, जो सेल है उसकी सेल क्लोज करनी है, और आने वाले 10 तारीख और 20 तारीख की जो डेट्स है तब तक आपको ये सब रिटर्न्स फाइल करने हैं विद ऑल द डिटेल्स। और अभी एक जो नया इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग आया है जो अब तो थोड़ा लेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, उसके अंदर तो आपका रोज इनवॉइसेस भी अपलोड होंगे। वो तो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट रेजिम हो जाएगा पूरा। बट मैं सभी व्यापारियों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीएसटी आज की तारीख में केवल इनडायरेक्ट टैक्स न होके आपके बिजनेस का मिरर है, आपके बिजनेस का मैपिंग है जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है हर महीने। गवर्नमेंट का महत्व जो रिटर्न्स का है वो टैक्स की बजाय भी आपकी कंप्लीट मैपिंग है। हर बिजनेस का नेचर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में और खाते में आ जाता है जैसे ही आप जीएसटी या रिटर्न्स फाइल करते हो। एक दूसरा, जीएसटी में किसी भी टाइप का डिफॉल्ट अगर आप होगा तो आप ऑनलाइन ब्लैंक हो जाओगे, और जैसे ही आप ऑनलाइन ब्लैंक हो जाओगे आपके सप्लायर आपको माल देना बंद कर देंगे, आपके बायर्स आपसे माल लेना बंद कर देंगे। तो जीएसटी को बहुत सीरियसली लें सब व्यापारी को। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी आज के प्रेजेंटेशन में रिक्वेस्ट है कि जीएसटी को बहुत सीरियसली लिया जाए। सीरियसली से मतलब ये नहीं कि आप टेंशन लो उस चीज का, बट आप उसके सिस्टम्स को रिस्पेक्ट करो, उसके लिए आप सिस्टम बनाओ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके यहाँ पे हर दिन या हर जब भी जो अकाउंटेंट है वो उसको बराबर आपके यहाँ का रिकॉर्डिंग करे, परचेज का, सेल का, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो करे। और अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो जीएसटी से आसान टैक्स भी कोई नहीं है, ये भी मैं बता दूं। सबसे ज्यादा तकलीफ ही लोगों को ये हो रही है कि जो सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है उसकी आदत अभी तक नहीं पड़ी थी और वो अब आदत डालनी पड़ रही है। ये सिंपल है तो पहले पिताजी 1000 रुपए देते थे और आपसे हिसाब नहीं मांगते थे। अब पिताजी रोज रात को आपसे हिसाब मांगते हैं, क्या तूने कौन से पान गुटके में डाले और कौन से दारू में डाले ये बता। तो ये आपको हिसाब देने में तकलीफ हो रही है। सर मैं उसमें एक ऐड करना चाहूंगा, ये दिक्कत भी हो रही है और अपने आप को बहुत स्मूथ भी कर रही है, बहुत ऑर्गेनाइज भी कर रही है। Exactly. अदर्स बेनिफिट ज्यादा है। हाँ, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना सर, अगर आप सिस्टमेटिक हो जाओगे, आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो इससे आसान टैक्स भी कोई नहीं है। एग्जैक्ट मतलब अगर क्रेडिटेबिलिटी मैंने क्या बोला कि केवल आपको सुधरना है कि मेरे को अब रोज आपको पिताजी को हिसाब देना पड़ेगा। अब पहले जैसे गोलमाल नहीं चलेगा कि आज 1000 ले लिए, कल 2000 ले लिए, परसों 5000 ले लिए और हिसाब नहीं दिया। ना, तो सही है, बहुत अपने आप को अच्छा करेगा और अच्छी आदत है। यस, तो आप मैं सभी व्यापारी को खास ये बोलना चाहता हूँ कि सर क्या है, सभी हमने देखा है अच्छे बड़े बड़े पेड़ी में लोगों को अकाउंट से रिलेटेड इतनी सीरियसनेस नहीं थी, और होता था भी कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा, बट आप ऐसा ना करें, इसको सीरियसली ले। और एक बार आप 2 महीने के लिए सीरियसली लेंगे तो तीसरे क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर से आपका एकदम स्मूथ लाइन हो जाएगा सब चीजें। और अगर इसमें कोई डिफॉल्ट होते हैं तो आप मेरी बात मान के चलिए कि ऐसा टाइम आएगा कि आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज इसमें डिफॉल्ट ना होने दे, जितना हो सके उतना आप इसमें कॉम्प्लायंट रहे। मैं आज के प्रेजेंटेशन में, चूंकि मैं मानता हूं कि आप लोग जितने भी ऑडियंस है मेरे, वो सब स्टेक होल्डर्स है, जहां तक ये सब खुद एंटरप्रेन्योर्स है, तो मैं जीएसटी के फॉर्मेलिटी पार्ट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं एक ओवरव्यू पिक्चर डोमेस्टिक का पहले बता दूंगा कि आपके यहाँ में किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं और उसमें आपको क्या करना है। जैसे गोल्ड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई पुराना गोल्ड लेकर आया आपने उसको नया गोल्ड दे दिया, कोई पुराना गोल्ड लेकर आया आपने उसको जॉब वर्क करके दे दिया, कोई रिपेयरिंग के लिए आपने रिपेयर करके दे दिया, कोई फ्रेश ज्वेलरी के लिए आपने फ्रेश ज्वेलरी दे दी, कोई ज्वेलरी के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में प्रेशर सेमी प्रेशर्स लेने के लिए आया। सो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशन। तो मैंने केवल सिचुएशन बेस्ड पीपीटीज बनाई है जो कि मेरे ख्याल से आपको लोगों को डायरेक्ट अपील करेगी। मैं शेयर भी कर लेता हूँ पीपीटी और आई विल स्टार्ट माय पीपीटी नाउ। बट जैसा मैंने कहा कि मैं आज भी ये चाहता हूँ पर्सनली कि प्लीज आप लोग सब जीएसटी को थोड़ा सा सीरियसली ले और इसको सिस्टम से फॉलो करें, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और बिजनेस में भी बहुत आपको उसका डिफरेंस फील होगा। सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल मनीष भाई। Yes sir, yes, it is good, it's good, दिख रहा है। Okay, fine. So GST provisions for jeweler. जैसा आपको सबको मालूम है कि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब आप ये देख लीजिए, इतने सभी टैक्सेस को मिक्स करके जीएसटी बना दिया गया है। वैट, एक्साइज, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स, ये सभी टैक्सेस अब खत्म हो चुके हैं और उसकी जगह जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। सो ये अपने आप में केवल एकमात्र टैक्स बचा है जिसको आपको हैंडल करना है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। सो आई वाज रिक्वेस्ट कि इस पर आप बिल्कुल फोकस करें। ये एक मैंने खाली सबको दिखाने के लिए ओवरव्यू बनाया है कि परसेंटेज ऑफ रेट जो लग रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट वाइज,
ये जो गवर्नमेंट की टैरिफ बोलते हैं हम लोग इसको, जीएसटी टैरिफ, ये टैरिफ है स्पेशली रिलेटेड टू प्रेशियस मेटल्स एंड जेम्स। तो मैं भी इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट आप मोस्टली देख लीजिए कि सब 3% में आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर डायमंड्स विच आर नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स, इसको छोड़ के सभी 3% में है। तो ये जीएसटी के रेट्स है आपकी इंडस्ट्री के लिए। सिंथेटिक और रिकंस्ट्रक्टेड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी 0.25 में आ रहे हैं, और उसके अलावा लगभग सभी चीजें 3% में आती है, इंक्लूडिंग आपका डस्ट, पाउडर और इसका जो वेस्टेज आपका निकलता है वो भी। प्लस सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जितने भी मेटल्स प्रेशियस की डेफिनेशन में आते हैं वो सभी के सभी 3% में गवर्नमेंट ने रखे हैं। और जितनी भी इमिटेशन की भी ज्वेलरी है, अगर मेरे को मालूम नहीं जीजीपीसी में इमिटेशन ज्वेलर्स है कि नहीं, बट इमिटेशन और हैंडमेड इमिटेशन ज्वेलरी में भी है। इमिटेशन ज्वेलरी जीजेपी, ओके, जीजेपीसी में है क्या इमिटेशन वाले भी? जी हाँ, हमारा एक अलग से पैनल होंगे। है, कॉस्ट्यूम फैशन ज्वेलरी। Okay, fine. So this is our overview of the rate of tax. I will not go deeply into this. सबको 40 लाख से ऊपर जिसका टर्नओवर है उन सबको रजिस्ट्रेशन लाना अनिवार्य है। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ गोल्ड में 40 लाख तो बहुत छोटा फिगर है, शायद कारीगर को छोड़ दे तो सभी लोग 40 लाख के ऊपर तो जाते ही होंगे। मैं इसके अंदर अब रजिस्ट्रेशन कैसे लेना, क्या करना, उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट सबका नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे प्रोविजंस पे आ जाता हूँ, सिचुएशंस पे। केस लॉज इन सेवरल सिनेरियोज। केस लॉज से मतलब कि आपको क्या करना है, किस टाइप की सेल में कैसे टैक्स लगाना है, उसका मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ। पहला सीन सिंपल मैंने लिया है, बेसिक सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शंस, सेल्स ट्रांजैक्शन, सिंगल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मेकिंग चार्जेस। अब आप लेफ्ट में देखेंगे तो दो चीज मैंने कंबाइन करी, सप्लाई ऑफ ज्वेलरी और मेकिंग चार्जेस। केवल मेकिंग चार्जेस 18% ये ध्यान रखिएगा, और सप्लाई ऑफ ज्वेलरी 3% है। लेकिन ये अगर आप कहीं आपके यहाँ पे ज्वेलरी बेचते हैं तो उस ज्वेलरी को आप कंबाइंड, उसको हम बंडल सप्लाई बोलते हैं या कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि आपने ज्वेलरी में गोल्ड खरीद के बेच रहे हो, आप उसमें बंडलिंग करके साथ में आप उसको कारीगरी या जो भी आप जॉब चार्जेस बोलते हो वो भी आप लगा रहे हो। तो बंडल सप्लाई में इट इज अलाउड कि आप टोटल ज्वेलरी को 3% में बेचो, इंक्लूडिंग दी मेकिंग चार्जेस। सो ये एक बहुत बेसिक टैक्स है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेकिंग चार्जेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद जॉब वर्क। यहाँ पे मेकिंग चार्जेस का मतलब है कि जब आप कोई ज्वेलरी बेचते हैं किसी कस्टमर को, किसी यूजर को, उससे जो चार्जेस लेते हैं उसको मेकिंग चार्जेस कहता है। जॉब चार्जेस से इसको कंफ्यूज न करें, क्योंकि जॉब चार्जेस का जो व्यवहार है वो आपके और कारीगर के बीच में जो व्यवहार रहेगा उसको जॉब चार्जेस माना जाएगा, न कि बायर के साथ। सेकेंड केस जो मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ वो है सेल्स ट्रांजेक्शंस में मेकिंग चार्जेस शोन सेपरेटली। अगर आप मेकिंग चार्जेस अलग से भी शो करते हैं कि भाई मैंने गोल्ड 1 लाख का दिया, मेकिंग चार्जेस 5,000 रुपए है, सो उस केस में आपको फिर भी 3% लगाने की छूट है। आपको कोई भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ उसमें 18% लगाए या कुछ ऐसा करे। एक सेकेंड, सो उसमें भी आप 3% लगा सकते हैं। एक सेकेंड सॉरी, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी। अब अगर आपके यहाँ पे आप ऐसा ज्वेलरी बेच रहे हैं कि जिसमें डायमंड भी लगे हुए हैं, अब डायमंड के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है वो 0.25% है। लेकिन अगर आप एक कॉमन ज्वेलरी का बिल बनाते हैं जिसमें ज्वेलरी स्टडेड विद डायमंड बट इट इज सोल्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई, एक सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी के जैसे उसको बेचा जाता है, तो उस केस में 3% ही आपको लगाना है टोटल वैल्यू पे। डायमंड पे केवल 0.25 और ज्वेलरी पे 3% लगाना अलाउड नहीं है। 0.25 डायमंड जनरली केवल उस केस में लगेगा जब आप केवल डायमंड्स का सेल परचेस करते हैं तब। In case of diamond jewelry, diamonds will attract 0.25% are studded in the jewelry liable to tax. Though diamonds attract lower rate of tax and might weigh more than in terms of price, but jewelry is the principal supply. मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मेन जो है वो ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, और उस पर डायमंड स्टड किए हुए हैं, तो प्रिंसिपल सप्लाई जो हो जाता है गोल्ड ज्वेलरी हो जाता है, और इसलिए एप्लीकेबल रेट टोटल वैल्यू पे 3% रहेगा।
डायमंड लगे हुए हैं तो भी 0.25% नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको स्कीम्स में जब आप देते हैं कि सप्लाई ऑफ ज्वेलरी एप्लीकेबल रेट 3% और आप उसके साथ घड़ी दे रहे हैं, कहीं आजकल जो रिटेल आउटलेट्स है जो ज्वेलरी के, ब्रांडेड ज्वेलरी जो आप वर्ड यूज करते हैं, वो लोग काफी स्कीम्स चलाते हैं, सेल्स स्कीम्स वगैरह, जिसमें कई बार ये होता है कि आप ज्वेलरी खरीदो तो साथ में कोई वॉच है या कोई दूसरी लग्जरी आइटम आपको फ्री मिलेगी, या कई बार आप कोई ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट आप साथ में देते हैं। सो सप्लाई ऑफ ज्वेलरी ऑफ कोर्स 3% है, लेकिन घड़ी जो आप साथ में दे रहे हो वो 18% पे चार्जेबल है। अब इसके अंदर मिक्स सप्लाई कहलाता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। घड़ी को ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं और ज्वेलरी को घड़ी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उस केस में आपको 18% ज्वेलरी लगानी है। अब मैं आपको इसके अंदर एक इसका कैच बताता हूँ या इसका एक गली बताता हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि पहले जीएसटी के पहले के रेजिम में जब अपन कोई फ्रिज या टीवी खरीदने आते थे तो साथ में जो फ्री आता था वो एब्सोल्युटली फ्री आ जाता था। आजकल अगर आप जाएंगे तो एक स्कीम आ गई है आजकल की, अगर आप 1 लाख का टीवी लोगे तो 5,000 वाला वॉशिंग मशीन आपको 500 रुपए में देंगे। तो दे विल चार्ज यू सम अमाउंट, वेरी स्मॉल फिगर दे विल चार्ज, पर दे विल चार्ज यू समथिंग। इसका मतलब ये है कि उसका चार्ज अलग लिया जाता है, तो उसके ऊपर जो 18% लगा है वो केवल उतने अमाउंट पे लगेगा और आपकी ज्वेलरी पे केवल 3% लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ज्वेलरी के साथ कोई स्कीम चला रहे हैं कि आप घड़ी फ्री दे रहे हो या कोई भी गिफ्ट दे रहे हो, उसका आप एक नॉमिनल फिगर 99 रुपीज, 299 रुपीज, 199 रुपीज आप कस्टमर से चार्ज करके ले लो। उसका आप बोल दो कि भाई हम ये चार्ज करेंगे और उसके ऊपर 18% टैक्स लगाएंगे छोटे से अमाउंट के ऊपर, जिससे कि आपकी पूरी ज्वेलरी के ऊपर 18% लगने से आप बच जाओगे। अब इस केस में अगर आप केवल 3% लगाओगे तो आपको फ्यूचर में जीएसटी डिपार्टमेंट रिकवरी निकालेगा कि भाई ये तो आपने साथ में बेचा है और हम तो हायर रेट वाला आपसे रिकवर करेंगे। तो ये एक बहुत टिपिकल केस है, ये आप प्लीज सब ध्यान में रखिएगा। एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी इनटू ऑर्नामेंट्स। अब आप लोग सब जानते हैं कि कई लेडीज अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके आती है और वो बोलती है कि भाई इसके सामने हमको तो हमारी नई ज्वेलरी खरीदनी है आपसे। ये भी आपके लिए रोज के ट्रांजेक्शन्स है। तो इसके अंदर अ कस्टमर वांट्स टू एक्सचेंज द ज्वेलरी इनटू ऑर्नामेंट्स, हाउ जीएसटी विल बी अप्लाइड। अब आप कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आज मैं इंडिविजुअल अगर आपके पास आता हूं तो मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं एज फार एज ज्वेलरी परचेज इज कंसर्न। आप मुझे 50,000 की एक ज्वेलरी बेचते हो जो मुझे अच्छी लगती है सॉरी, मैं अपनी पुरानी ज्वेलरी लाता हूं जिसकी वैल्यू आप मुझे 50,000 बताते हैं, वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। उसके ऊपर कोई टैक्स ना आपको कलेक्ट करना है, ना भरना है, ना मेरे को कलेक्ट करना है, ना भरना है। आपको इसके अंदर कस्टमर से जो भी वैल्यू आ रही है वो आप आपके पास रख लो, उस पर कोई जीएसटी का इफेक्ट नहीं देना है। अब कस्टमर आपसे 1 लाख की ज्वेलरी लेता है वापस से, तो आप नीचे के 2 बॉक्सेस देखिए कि कस्टमर का जो 50,000 का ट्रांजेक्शन उसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और आप जो 1 लाख में कस्टमर को बेच रहे हो ज्वेलरी उसका आपको पूरा बिल बनाना है, उसके ऊपर 3% का टैक्स लगाना है और टोटल वैल्यू 1,03,000 लगा के और फिर 50,000 का क्रेडिट उसको देना है, माइनस करना है क्रेडिट उसको। तो इसके अंदर पुराने ऑर्नामेंट्स के सामने जब आप नए ऑर्नामेंट्स देते हो तो भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन जैसे ही ट्रीट किया जाएगा इसको, और 50,000 ये वापस लेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आप उसको केवल डिफरेंस का बिल नहीं करेंगे कि 1 लाख में ऐसे 50,000 निकाल दिया और केवल 50,000 पे टैक्स लगा के दे दिया, ये अलाउड नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको पूरे 1 लाख पे टैक्स लगाना है और नीचे 50,000 का खाली डायरेक्ट क्रेडिट देना टोटल अमाउंट में से। सेकेंड सिचुएशन है कि सेलिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग आपको केवल पुराने ऑर्नामेंट्स बेच के चले जाते हो, आपसे नई ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं। उस केस में भी आप समझ लीजिए कि जब कस्टमर वन अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो आपको बेचता है ओल्ड ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर कोई जीएसटी ना कलेक्ट होगा ना भराएगा। फिर आप एज अ रजिस्टर्ड ज्वेलर जब उसको किसी दूसरे कस्टमर को बेच देते हो आफ्टर मे बी पॉलिशिंग या थोड़ा बहुत चेंजेस करके या आपके हिसाब से उसको ठीक करके, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मार्जिन। अब ये थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लीजिए। देयर आर सर्टेन ज्वेलर्स जो पुरानी ज्वेलरी को एज इट इज ठीक करके बेचते हैं, ये केवल उनके ऊपर एप्लीकेबल है। पुरानी ज्वेलरी में किसी भी तरीके का मेजर चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर आप पुरानी ज्वेलरी मेल्ट करके उसको नई ज्वेलरी में कन्वर्ट करके बेचते हो तो वो ये केस नहीं है, वो आगे दूसरे केस में आएगा। ये केस वही है कि पुरानी ज्वेलरी एज इट इज थोड़ी बहुत पॉलिशिंग या थोड़ा बहुत ठीक करके या रिपेयर करके आपने वापिस किसी कस्टमर को बेच दिया, उस केस में आपको पुराने परचेज का रजिस्टर रखना है और सामने जब आप नए इस ठीक करने के बाद इसको जब बेचते हो
तो केवल आप डिफरेंस पे मतलब मार्जिन पे आप सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस के ऊपर आप पैसे भर सकते हो जीएसटी के। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मार्जिन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दैट यूज्ड गुड्स आर सोल्ड एज सच से मतलब वैसे के वैसे, या बहुत माइनर प्रोसेसिंग करने के बाद, जिससे कि उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं हो। यदि हार आया है तो हार वैसा का वैसा ही दिखना चाहिए जैसा दिख रहा था। और दूसरा, आप पुरानी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें नहीं लोगे। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जो छोटे लेवल पे ये पुरानी ज्वेलरी का काम करते हैं शायद उनके एप्लीकेबल है, मोस्टली जिनके शोरूम्स है नई ज्वेलरी का वहां पे तो ये सिस्टम शायद फॉलो नहीं होता होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये शेयर करा सबसे। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अप्रूवल बेसिस। आज कई अच्छे कस्टमर्स आपके पास अप्रूवल के बेसिस पे ये लोग ले जाते हैं। तो एक ज्वेलर है स्टेट ए में और दूसरा कस्टमर है स्टेट बी में, ज्वेलरी ऑन अप्रूवल बेसिस अंडर डिलीवरी चालान। इस केस में अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो सामने वाले से तो आपको डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। बिना डिलीवरी चालान के आप उसको अप्रूवल पे ज्वेलरी मत दीजिएगा। और व्हेन सप्लाई अल्टीमेटली अगर वो अप्रूवल के लिए गई है और वो कस्टमर बोलता है कि हाँ सब मेरे को अच्छी लगी और ये मैं रख ले रहा हूँ, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। व्हेन सप्लाई फ्रुक्टिफाइज इश्यूज टैक्स इनवॉइसेस चार्जिंग आईजीएसटी। तो जब भी वो फाइनल हो जाए सप्लाई तो उसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसको टैक्स इनवॉइस बना दो। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि अगर अप्रूवल बेसिस पे जाता है तो एक टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दी हुई है कि कोई भी चीज 6 महीने के अंदर या तो उसका इनवॉइस बन जाना चाहिए, या वो अगर अप्रूव नहीं होता है तो विद इन 6 मंथ इट शुड कम बैक टू द ओरिजिनल सप्लायर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये वापस आता है अप्रूवल के बिना तो आपको विद इन 6 मंथ आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये 6 महीने के अंदर नहीं आता है तो रूल्स ये बोलते हैं कि ज्वेलर को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, और जब भी वो वापस आएगा तब वो वापस टैक्स को क्रेडिट ले सकता है, अन्यथा उसको टैक्स भरना अनिवार्य है। अब ये चीज अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या जीएसटी के डिपार्टमेंट ये चीज अगर आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये आपसे इंटरेस्ट भरवाएगा अगर आप 6 महीने के अंदर वो अप्रूवल होके वापस नहीं आए होंगे तो। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है, वो ओल्ड ऑर्नामेंट्स ज्वेलर को देता है जो कि रजिस्टर्ड है, और वो उसको पैसे देता है उसके, तो इसके ऊपर कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। आज की तारीख में उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं है, हालांकि उस पर एक्ट में डाला हुआ है रिवर्स चार्ज, बट उसको एग्जाम किया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो और उसके ऊपर किसी भी टाइप का रिवर्स चार्ज या कोई भी टैक्स भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट। अब हो सकता है कि कई बड़े कस्टमर्स आपको एडवांस पेमेंट दे जाते हो। जीएसटी और एडवांस पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको पहले 5 लाख दे गया कि भाई ये मेरा हार आप बुक कर लीजिए या मेरे को मंगवा दीजिए, तो रूल ये कहता है कि आपको जब भी एडवांस जिस महीने में मिला है आपको उसी महीने में उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी। इसके लिए 2 चीजें करी जा सकती है। अगर आपको फिर भी किसी कारण से उस पर टैक्स नहीं भरना है तो एक दूसरा प्रोविजन है कि आप उसका एडवांस नहीं बता के आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रसीद काटे, जिसमें लिखा हो कि दिस इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यू हैव टेकन फ्रॉम द कस्टमर फॉर कीपिंग असाइड द पर्टिकुलर ज्वेलरी ही वांट्स। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किसी भी टाइप का जीएसटी नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि यार 5 लाख एडवांस आए पर मेरे को उस पर भी टैक्स नहीं भरना क्योंकि सेल मुझे नहीं मालूम होगी नहीं होगी, कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं इसमें एडवांस में, कई बार बाद में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस केस में कई हमारे क्लाइंट्स को हमने सजेशन दिया है कि आप इसको एडवांस न बता के सिक्योरिटी डिपॉजिट बताएं कि भैया तेरे लिए हम ज्वेलरी रख रहे हैं, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे। आप जो रसीद काट के दे उसको उस अमाउंट की, उसके ऊपर आप वर्ड यूज करें सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिससे कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अंडर एडवांस। अगर आप कस्टमर के से आप किसी भी और नाम से भी अगर कुछ रिकवर करते हैं, फ्रेट चार्जेस, कुरियर चार्जेस या किसी भी और नाम से आप पैसा लेते हैं कि ये मेकिंग या जो भी हो, पैकिंग चार्जेस, रीमेकिंग चार्जेस, व्हाटएवर,
तो वो सभी आपको उस केस में आपको सभी पे टैक्स भरना पड़ेगा, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और उसमें मैं तो ये हॉल मार्किंग चार्जेस ऑल्सो विच इंक्लूड हॉल मार्किंग ऑल्सो, केवल हॉल मार्किंग होंगे तो 18% चार्ज लगेंगे, और हॉल मार्किंग विद ज्वेलरी होगी तो 3% में अलाउड रहेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड क्रेडिट रिफंड। अब गोल्ड, प्रेशियस, डायमंड, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, पैकिंग मटेरियल, बॉक्सेस, आपके शोरूम के जितने भी एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर, दूसरी भी फैसिलिटीज आप यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल के अलावा, और कैपिटल गुड्स जैसे आप मशीन्स खरीदते हैं, वेइंग स्केल्स खरीदते हैं, ये सभी में जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं, अगर आप व्यवस्थित बिल लेंगे, बिल प्रॉपर रहेगा, आपके नाम का रहेगा, तो आपको उसके अंदर जो जीएसटी लग के आई है वो आपको इधर क्रेडिट अलाउड रहेगी, उसकी जो 3% आपकी लायबिलिटी आ रही भरने की उसके अंदर। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप प्रॉपर उसका क्रेडिट का बेनिफिट लें, जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो उसके अंदर। ये बिल्कुल ऑफिशियल और लीगल फायदा है, आपको उसका मैक्सिमम अवेलमेंट करना चाहिए। इमिटेशन ज्वेलरी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इमिटेशन ज्वेलरी में मेरे ख्याल से जो जहां पे रहेंगे उनको आइडिया रहेगा कि उनके इनपुट जो है वो हाई रेट पे आते हैं, कॉपर, अलॉयज और दूसरे जो प्लास्टिक से रिलेटेड इनपुट्स है वो 5, 12, 18 कुछ भी लग के आ सकता है, जबकि उनकी ज्वेलरी जब बिकती है वो तो 3% पे बिकती है। उस केस में इनको अक्यूमुलेटेड आईटीसी, मतलब पीछे से जो आईटीसी आई वो एक्सेस बच जाती है और वो उनकी कॉस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप उस अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं। मेरा एक ये रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस रिफंड को क्लेम करना, तो अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है और आप रिफंड नहीं ले पा रहे तो आप उसको प्रॉपर आपका जो भी अकाउंटेंट या आपका कंसल्टेंट हो उससे आप समझ लें कि ये कैसे इसको रिफंड लिया जा सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेटेड रहती है थोड़ी सी एप्लीकेशन, एटलीस्ट इनिशियल 1-2 बार बनाने के लिए, लेकिन आपको अगर बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा अक्यूमुलेट हो गया है आईटीसी, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली वो बेनिफिट लेना चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों को मैंने खुद ने कल बोला था कि जब आप एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट की बजाय भी आप आपके खुद के सिटी के अलावा बाहर की सिटीज में भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो कई ज्वेलर्स को एग्जीबिशंस और दूसरी सिटीज में ज्वेलरी लेके जानी पड़ती है, और उसके लिए आपको मूवमेंट भी करना पड़ता है जीएसटी का। अब ये हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो और आपको इसको लेके जाना है तेलंगाना, या आपको लेके जाना है चेन्नई, या लेके जाना है एमपी। इसके केस में आपको एक प्रोविजन है इसका, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है, खास करके जब स्टेट चेंज होता है तब। तो आपको उस कैजुअल टैक्सेशन पर्सन का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उसके प्रावधान के अंतर्गत आपको जितनी ज्वेलरी ले जानी है वहां पे बेचने के लिए, अगर आपको केवल एग्जीबिशन के लिए ले जानी है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप उसको एग्जीबिशन ले आके कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में वापस लेके आ जाए, डिलीवरी चालान में लेके जाए या बिल ऑफ सप्लाई में, और वापस लेके आ जाए, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप एग्जीबिशन में जा रहे हो वहां पे सेल होगा, तो अप्रोक्सीमेट सेल का जो टैक्स बन रहा है वो आपको अपफ्रंट एडवांस में भर के और फिर जाना है। इसके भी प्रोविजंस थोड़े से टिपिकल है, तो ये मैं अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, ये कैजुअल टैक्सेशन पर्सन फॉर एग्जीबिशन पर्पस। बट ये जब भी आप ऐसा करें तो देयर इज अ प्रोविजन बाय गवर्नमेंट, और आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो कैजुअल टैक्सेशन पर्सन है, मैंने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, और कम से कम 5 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा, आप जब निकलने वाले हो एग्जीबिशन के लिए उसका एक जीएसटी RAG 01 फॉर्म रहता है जिसको आप भर के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिक डोमेस्टिक से रिलेटेड मैंने एक बहुत बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं। मैंने इसमें कारीगर से रिलेटेड और जॉब वर्क से रिलेटेड पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं। मेरे ख्याल से अगर पांडे जी मुझे कहेंगे तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ आज, और अगर वो आपको लगता है कि वो अभी आज की तारीख में कवर करना इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो मैं एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी जो है गोल्ड जो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है उसमें थोड़ा सा पॉइंट्स कवर करता हूँ। सर ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करिए, अगर लोगों की डिमांड आएगी, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन देख रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास कारीगर का भी पीपीटी है, अगर वो देखना हो तो वो मैं दिखा सकता हूँ अगर सबकी डिमांड आएगी तो। सर कितने मिनट टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाना हो, दिखा दीजिए। नहीं, मैं 10 मिनट में कवर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, तो मैं दिखा दूंगा कि फिर एक्सपोर्ट्स पे पहले जाएं, या पहले एक्सपोर्ट कर लेते फिर कर लेते अपन उसको। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, पहले एक्सपोर्ट एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सो एक्सपोर्ट में मैंने कल जैसे आप लोगों को कहा था कि
यस, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा एक्सपोर्ट का कि एक्सपोर्ट में बेसिकली दो टाइप के एक्सपोर्ट्स होते हैं। पहले तो मैंने कल भी बताया था कि एक तो फिजिकल एक्सपोर्ट जिसमें इंडिया के बाहर कोई गुड्स जा रहे हैं, और एक होता है कि जब आप एसईजेड को सप्लाई करते हैं। अब कोई भी एसईजेड को सप्लाई कर रहा था मतलब वो भी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आता है। तो ये भी आप प्लीज ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी एसईजेड क्लाइंट से काम कर रहे हैं और उसको आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज आप उसका एक्सपोर्ट का बेनिफिट लें। कैसे लेना क्या लेना वो आप आपके रेगुलर कंसल्टेंट से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, विच कैन बी इजीली फॉलोड। एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई कहा है, जिसके अंदर की सप्लाई टू एसईजेड एंड फिजिकल एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा, कल मेरे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था और मैं आज वही बताना चाह रहा हूँ कि दो टाइप के एक्सपोर्ट्स और भी होते हैं कि एक आप खुद एक्सपोर्टर हो, खुद मैन्युफैक्चरर हो, खुद के आप गुड्स बनाते हो और आप उसी को एक्सपोर्ट करते हो, उस केस में यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। और एक कंसेप्ट होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, जिसमें आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, आप 3-4 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करके उनसे बात करके उनसे मटेरियल लेके और आप फिर एक्सपोर्ट करते हो। तो उनके लिए वो एक तरह डोमेस्टिक सेल हो गया, लेकिन आपके लिए वो एक्सपोर्ट सेल हो गया। तो उसके लिए भी पूरा प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जीएसटी में, जो अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मर्चेंट एक्सपोर्टर मींस हु आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी और अलग अलग मैन्युफैक्चरर के नाम से लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उसको आगे बेचते हैं। कंडीशन फॉर मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट में सप्लाई गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑन टैक्स इनवॉइस। मर्चेंट एक्सपोर्ट शेल एक्सपोर्ट गुड्स विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अगर आप डोमेस्टिक सेल पे लेते हैं कुछ भी तो आपको 90 डेज में उसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे का बॉक्स देखिए राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है पीपीटी में, मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट ने पैसे का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए, लेकिन उसकी मैपिंग फिर भी उनको करनी थी, कंट्रोलिंग करनी थी कि कोई हैंकी पैंकी बिजनेस नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया है कि टोटल टैक्स पेएबल इज 0.1%। यस, ओनली 0.10%। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास कोई इंटरनेशनल ऑर्डर्स है, मैं आपके पास आता हूँ एज अ मैन्युफैक्चरर कि सर मेरे को ये आप गुड्स दे दो। सपोज मैं आपसे 1 करोड़ के गुड्स लेता हूँ तो उसके ऊपर 3% मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट 3 लाख रुपए का हो जाता है ड्यूटी का। आप मुझे 3 लाख की ड्यूटी लगाओगे, जो मुझे बाद में रिफंड मिलेगा तो वो सब रिफंड लेने करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मेरा 3 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए ये बोला है कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर को बोल दो वो आपको केवल 0.1% टैक्स लगाएगा वैल्यू पे और मटेरियल को सीधे पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे भेजेगा जहां से एक्सपोर्ट होने वाला है, और उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आप 0.1% आप रिफंड ले सकते हो। हाँ देख लिया तो हाथ वरना के उत्थान फोटो में परिवर्तन बताई। इसमें एक प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है, मैं अभी उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोगों को ज्यादा एप्लीकेबल भी नहीं है। जो बेसिक रूल है एक्सपोर्ट का, अगर आप दो टाइप के एक्सपोर्ट हो सकते हैं, एक विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी और एक ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी बट ऑन क्लेम ऑफ रिफंड। मैं आपको एक्सपोर्ट में एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि ये आप देखिए बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा आपको इसकी इमेज प्रॉपर नहीं दिखेगी, वो कुछ कंप्यूटर में एरर था। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, अब अंडर बॉन्ड दैट इज एलयूटी बोलते हैं हम उसको, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, विच इज केवल ऑनलाइन जाके 5 मिनट का काम है। जीएसटी RFD 1111 करके एक फॉर्म होता है, उसको आप भर दीजिए तो एक नंबर जनरेट होगा, उस ARN नंबर को आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस में आपको यूज करना है। उसके बाद आप जब भी सप्लाई करेंगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एक्सपोर्ट जो ऑप्शन 1 है, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आप किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे एज ए एक्सपोर्टर। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहा है, भले वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था जो आपने देखा, जिसमें आप बाद में बची हुई आरटीसी या तो डोमेस्टिक में क्लेम कर लो, यूज कर लो, या आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर रूल 96A। एक दूसरे प्रकार का एक्सपोर्ट होता है जिसमें आप पेमेंट करते हो IGST का। पेमेंट करने से मतलब ये होता है कि आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, उस पर 3% के हिसाब से 3 लाख का आपने टैक्स लगाया और गवर्नमेंट को 3 लाख भरे बाय क्रेडिट और बाय कैश, और that is second option, export on payment of IGST and claim refund of such tax paid on export of goods। इसमें एडवांटेज ये है कि जो आप 3 लाख लगा रहे हो, आपके इनवॉइस के बेसिस पे जब भी पोर्ट पे शिपिंग बिल फाइल होगा, उस शिपिंग बिल से ही ऑटोमेटिकली इसका रिफंड जनरेट होके आपके बैंक अकाउंट में 10-15 दिन के अंदर वो पैसा आ जाता है।
इसके अंदर कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे कवर करूंगा कि वो कैसे रिफंड क्लेम होता है। बट कुल मिला के 2 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स आप कर सकते हो, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एक विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये डिसीजन आप उस बेसिस पे ले सकते हो कि आपके पास कितनी बैलेंस क्रेडिट पड़ी हुई है। आई थिंक बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। सो अब आवाज आ रही है पांडे जी मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो बीच में शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जो अपन ने 2 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स देखे, उसके अंदर आप रिफंड में जा सकते हैं। पहले तो रिफंड टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, और आप उसको कैसे जाना, मैं अभी आपको इस रिफंड की प्रोसीजर में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, तो आपके क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। बट मेरा ये कहना है कि 2 टाइप ऑफ रिफंड है, एक जो पीछे से आईटीसी बची आप उसका रिफंड ले सकते हैं। दूसरा, आपने अगर आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया है तो आप उसका रिफंड डायरेक्ट आपको कस्टम से आ जाएगा शिपिंग बिल फाइल करते से। द शिपिंग बिल इटसेल्फ इज अ क्लेम एप्लीकेशन, और जैसे आपका रिटर्न 3B आप फाइल करोगे और उधर शिपिंग बिल फाइल हुआ पड़ा होगा तो वो आपस में मैच करके आपका रिफंड जनरेट कर देगा। ये भी बहुत बढ़िया प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बनाई है। आईजीएसटी रिफंड अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट बाय पीएफएमएस। तो ये आपको मैंने कुछ रीजंस भी दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से पांडे जी आपसे शेयर कर लेंगे। कई लोगों के ऑटोमेटिक रिफंड आ नहीं रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं उसके मैंने यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, और उसके आगे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, और अगर आप पांडे जी से ले लेंगे पीपीटी तो आपको इसके अंदर ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा काफी कुछ। गवर्नमेंट ने एक और ये प्रोविजन दिया है कि आप जब रिफंड क्लेम फाइल करें तो 90% रिफंड आपको अपफ्रंट 7 डेज में मिल जाना चाहिए। तो मेहर जी पीपीटी दिख नहीं रही है, पीपीटी। अच्छा, 1 मिनट, सॉरी, तो मेरे को लगता है वो मेरे को उसको वापस से, अच्छा शेयर स्क्रीन फिर से करना पड़ेगा, और डिस्कनेक्ट हो गया था ना। जी हाँ, 1 मिनट, सो सॉरी। हाँ जी, अभी दिखाई पड़ रही है ना? अब दिखाई पड़ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जो कह रहा था सर कि प्रोविजनल आप बिगनिंग से जहां से पीपीटी नहीं थी सर, मुझे लगता है 1-1.5 मिनट पहले से आप थोड़ा बैक से जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो चीजें लैप्स हुई है लोगों को। ठीक है, मैं 1 सेकंड पीछे आया हूँ फिर से। मैंने जैसे कहा था कि 2 टाइप के रिफंड्स होते हैं। एक तो कि आप बिना टैक्स के अगर आप एक्सपोर्ट करो तो पीछे से जो आईटीसी बचा उसका रिफंड ले सकते हो, और अगर आप टैक्स पेमेंट करके करोगे तो उसका ऑटोमेटिक रिफंड आपको कस्टम से आ जाएगा। तो जब पहला वाला प्रोसीजर है वो प्रोसीजर काफी डिटेल्ड है, ये मैंने यहाँ पे कवर अप तो किया है, बट मैं अभी उसको डिटेल में समझाने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन जो उसका रिफंड क्लेम है आपको 90% गवर्नमेंट अपने आप दे देती है विद इन 7 डेज, और बचा हुआ 10% ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये काफी सिंप्लीफाई कर रखा है, हालांकि फिर भी बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि हमारे रिफंड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो रिफंड है वो है कि जब आप आईजीएसटी पेमेंट करके एक्सपोर्ट करते हो तो जो शिपिंग बिल बनता है और उसके बाद उस महीने का जब 3B फाइल होता है तो ऑटोमेटिक आपस में जो सिस्टम है उसको मैच करके आपने जो आईजीएसटी पेमेंट किया है एक्सपोर्ट के इनवॉइस पे उसका रिफंड क्लेम ऑटोमेटिकली पास करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आ जाता है। आईजीएसटी रिफंड अमाउंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट बाय पीएफएमएस। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, तो आप अगर ये सिस्टम से जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऑटोमेटिक रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हालांकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करी है कि मिसमैच जब होता है जीएसटी या 103B में, या SB003 एरर आती है, या शिपिंग बिल में रॉन्ग मेंशन आ जाता है इनवॉइस के अमाउंट का, तो
उस केस में आपका रिफंड रुक जाता है। ये सॉल्यूशंस मैंने इसमें दिए हुए हैं, जो डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये मेरे ख्याल से पांडे जी जो भी रिक्वायरमेंट जिसको रहेगी उसको शेयर कर देंगे, तो उसको काफी हेल्प मिल जाएगी इससे। तो ये एक बहुत मैंने फास्ट ओवरव्यू लिया था जिसका रिफंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर लिया था। अब अगर पांडे जी अलाउ करते तो मैं कारीगर वाली पीपीटी 2 मिनट बता दूं कि फिर क्वेश्चन आंसर हाँ सर, लेंगे? बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल। है ना, तो मैं हाँ कारीगर सर, वाली ही बता देता हूँ। ओके, यस सर। जो अभी अपन ने पीपीटी देखी थी वो बेसिकली जिनके ज्वेलरी के शोरूम है या खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या खुद ज्वेलरी के सेलर्स है उनके लिए था। अब जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली कारीगरों के लिए, कि जब आप एज अ जॉब वर्कर हो या आप किसी जॉब वर्कर से डील करो। मेहर जी, कारीगर का जो प्रेजेंटेशन है ना, वो भी ओपन नहीं हुआ है, तो बेटर होगा कि ओपन होने के बाद स्टार्ट करें कैसे? पार्डन सर, अच्छा अभी इसमें कारीगर नहीं है क्या ऑडियंस में? सर हो सकते है कोई हो, क्योंकि जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जी कारीगर और हमारे बिजनेसमैन का बहुत क्लोजली रिलेशन होता है ना इसमें, हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, तो इसलिए मैं कारीगर को मैं कनेक्ट मतलब बता ही देता हूँ ना एक बार सर, तो उनको भी आइडिया। और पीपीटी आपका लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है, मैं कर रहा था। अच्छा अभी शेयर नहीं हुआ क्या? एक नहीं, शेयर मिनट, नहीं हुआ है। एक मिनट तो ये कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम लग रही है, एक सेकेंड। हेलो, व्यू शेयर, मैं एक चालू सेकेंड। रखता हूँ, कुछ बीच में गड़बड़ा तो अब हुआ क्या सर? हाँ मेहर जी, अभी आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। है ना, तो सर अपन जॉब वर्क को अंडरटेक कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन फॉर अदर रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब एक पर्सन किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कोई काम करता है, कोई ट्रीटमेंट करता है, कोई प्रोसेस करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, तो उसको जॉब वर्क कहा गया है। जॉब वर्क इन रिलेशन टू कट एंड पॉलिश डायमंड्स, प्लेन और स्टडेड ज्वेलरी और गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी कुछ भी हो, तो उससे 5% है। मतलब जो जॉब चार्जेस है उसके ऊपर 5% लगेगा, केवल जॉब चार्जेस पे, ना कि वैल्यू ऑफ गुड्स पे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके जो भी जॉब चार्जेस रहेंगे उसके ऊपर वो 5% रहेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि किसी भी टाइप की टेक्निकल या बिजनेस सर्विसेज अगर आप देते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड या रिपेयरिंग करते हैं, वो 18% पे रहेगा। रिपेयरिंग चार्जेस आर ऑन 18%। ये एक बहुत फाइन डिफरेंस है, ये बहुत किसी को एकदम से ध्यान नहीं आएगा, तो इसको मन में बिठाने वाली इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर फुल फ्लेज जॉब वर्क हो रहा है जिसमें फुल प्रोसेस हो रही है गोल्ड या सिल्वर या डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बनाने की, तो 5% रहेगा जॉब चार्जेस पे। लेकिन अगर केवल रिपेयरिंग और रिपेयरिंग चार्जेस के नाम से लिया जाता है तो 18% लगाना अनिवार्य है। ये अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो फ्यूचर में डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी निकालेगा, तो ये आप खास ध्यान रखिएगा। एज अ जॉब वर्कर सेम लिमिट है 40 लाख की, जिसके ऊपर सबको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, उस कारीगर को या उस जॉब वर्कर को। यहाँ पे कारीगर से मतलब मेरा जॉब वर्कर है, मैं उसको कारीगरी वर्ड यूज करूंगा तो आप लोगों को भी इजी रहेगा समझने के लिए। उसको रिटर्न्स भी वही भरना है, 1 2 A 3B। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा फ्लो बनाया है कि ये कैसे फ्लो होता है कारीगर का बिजनेस और एक जॉब शॉपकीपर का। एक ज्वेलर है जो गोल्ड देता है कारीगर को जॉब वर्क करने के लिए, वो उसकी ज्वेलरी बना के वापिस विद इन 1 ईयर चार्जेस, जीएसटी और जॉब चार्जेस, इसको 1 साल के अंदर लौटाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब वर्क का मतलब तभी होता है कि जब गोल्ड का ओनर वो ज्वेलर हो, बाजार से गोल्ड खरीदा उस ज्वेलर ने हो, और उसको बनाने के लिए कारीगर को दिया जाता है। अगर कारीगर इसमें गोल्ड सेल कर रहा है ज्वेलर को, तो वापिस ओरिजिनल ज्वेलरी वाले सब प्रोविजन लगेंगे, जॉब वर्कर वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि गोल्ड का ओनर जब मेन ओनर कोई और हो और जॉब वर्कर कोई और करता हो, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। In this case, the job worker is not registered. He should not collect any GST. अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, 40 लाख से नीचे है, तो उसमें किसी भी प्रकार का उसको टैक्स चार्ज नहीं करना है। लेकिन उस केस में जो मेन ज्वेलर है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरने को आता है, लेकिन वो अभी टाइमिंग वो भी गवर्नमेंट ने माफ कर रखा है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। सर सॉरी टू बॉदर यू, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आगे बढ़ नहीं रहा है स्क्रीन। एक सेकंड मैं तो एक सेकंड में उसको वापस से रीओपन करके मैं एक मिनट मेरा वीडियो म्यूट करके 1 सेकंड ना।
मेरे ख्याल से अब शेयर हो रहा है क्या? अभी शेयर हुआ है आपका, हाँ ठीक है। लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़िए, देख के समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है कि नहीं। जीएसटी प्रोविजन ऑफ कारीगर जॉब वर्कर, वो हेडिंग आ गया। ठीक है, ये जीएसटी लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना, ये दिख रहा है पूरा? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो। तो मैंने अभी तक जो कहा वो तो सबने सुन ही लिया है। एक बार आप रिपीट कर दीजिए सर, क्योंकि जब दिखता नहीं है तो लोगों को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, ठीक है, फाइन। सॉरी, थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से कुछ फाइल की एरर थी, इसलिए मैंने री अपलोड कर दिया उस फाइल को। तो ये सर, मैं जो भी कारीगर से रिलेटेड, मतलब जॉब वर्कर से रिलेटेड मैं जो ले रहा हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि कोई भी जॉब वर्कर दो टाइप के काम करता है। कि जॉब वर्कर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि द ओनर ऑफ दैट ओरिजिनल बुलियन और गोल्ड इज द ज्वेलर और समबडी एल्स, और जॉब वर्कर केवल मात्र उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी ज्वेलरी बना रहा है। ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गोल्ड, सो इज नॉट सेलिंग द गोल्ड। अगर कोई जॉब वर्कर किसी कारण से गोल्ड सेल कर रहा है तो वो सेल ऑफ गोल्ड में आएगा, वो कारीगर में नहीं आएगा। लेकिन इसमें छोटा मोटा कहीं बहुत टाका वगैरह करने में कहीं भी जो इनडायरेक्टली मटेरियल जो लग रहा है और जॉब वर्क में जो गोल्ड लग रहा है वो अलाउड है। अलग से गोल्ड, पूरे उस गोल्ड की जो वेट है उतना गोल्ड बेचना अलाउड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे दो टाइप के रेट्स चलते हैं जॉब वर्कर में। अगर आप किसी ज्वेलरी को पूरा बना रहे हैं, किसी भी टाइप की ज्वेलरी कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्लीट मेल्ट करके एक ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उस पर जॉब चार्जेस जो आप लिए जाते हैं उसको केवल 5% चार्ज करना है ऑन दी जॉब चार्जेस। लेकिन अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो कि कोई आपके हार आया, आपने दो टाके लगा के वापस दे दिया, उसके 500 रुपए ले लिए, उसके ऊपर 18% लगाना है। ये दो रेट चल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। अगर किसी का काम दोनों का है बहुत अच्छा खासा, तो आपको ये बाइफर्केशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने ये चीज बाद में अगर आइडेंटिफाई करी तो आपसे डिफरेंशियल टैक्स लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है, प्लीज कीप इन माइंड। पांडे जी, आई थिंक अभी सर थोड़ा सा आपका पीपीटी फिर से नीचे नहीं जा रहा है, वहीं पे जीएसटी प्रोविजंस पे रुका हुआ है। ये जीएसटी का रेट नहीं दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं सर, नहीं सर। ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? एक सेकंड, अब आया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अब आया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है, कुछ इशू आ गया है। एक मिनट, पूरा ही बंद करके वापस चालू करता हूँ तो इसको। ऑडियंस से हमारा रिक्वेस्ट है कि पीपीटी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए फिर से रीस्टार्ट करके मिहिर जी उसको फिर से डिस्प्ले करने वाले हैं। थोड़े समय तक आप हमारे साथ में प्लीज बेयर करें। कल कुछ मेंबर्स ने हमको क्वेश्चंस पूछे थे कि जो 1000 की मेंबरशिप जो है वो प्रारंभ हुई है या नहीं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जीजेपीसी ने जो 1000 की मेंबरशिप है वो स्टार्ट कर दी है 1 अप्रैल से ही। आप सारे लोग उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे सारा डिटेल्स अवेलेबल है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद हम पूरे प्रॉपर ढंग से ऑफिस फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन आपको अगर अभी मेंबरशिप लेना है तो भी आप अपना पेमेंट्स करने के बाद में अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स ईमेल से हमें भेज सकते हैं। ईमेल से आपका जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा उसको वेरीफाई करके हम आपको इमीडिएट मेंबरशिप इशू कर देंगे। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जीजेपीसी में सबमिट करना रहेगा। पांडे जी, हाँ जी जी सर, आपका फर्स्ट स्लाइड दिखा, आप नेक्स्ट पे जाइए ना सर, दूसरी स्लाइड पे, जिससे एक बार समझ में आ जाए। हाँ, प्रेजेंटेड बाय मिहिर। हाँ, इंट्रोडक्शन जीएसटी, ये वो चार्ट आ गया जीएसटी, सर्विस टैक्स का ये सब का आ गया, जॉब वर्क,
हाँ ये अब मेरा अब ठीक हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ 5% एडिंग 5%। तो सर मैं जो कह रहा था कि ये जॉब वर्क के लिए एक सर जो कंफ्यूजन पॉइंट है, मैं क्या थोड़ा सा डिस्प्यूट वाले पॉइंट बताता हूँ ताकि लोगों को ध्यान रहे कि क्या दो रेट ऑफ टैक्स चलते हैं अगर आप फुल फ्लेज जॉब वर्क कर रहे हैं। पहली बात तो जॉब वर्क का तात्पर्य ये है कि गोल्ड का ओनर कोई और हो, मतलब ज्वेलर हो जो आपको गोल्ड देता है जिसके ऊपर आप आपकी कारीगरी करते हो। इसके केस में एक सेकंड में मेरा वीडियो शायद ऑफ कर रखा था, मैं मेरा वीडियो ऑन कर देता हूँ। एक सेकंड सर, स्टार्ट वीडियो। यस, तो जॉब वर्कर के केस में जो ओनर है गोल्ड का वो अलग रहता है, वो गोल्ड देता है, इस पे बुलियन देता है जॉब वर्क करने के लिए और बनाने के लिए जॉब वर्कर को, उसको जॉब वर्कर कहा जाता है। अगर जॉब वर्कर कोई पूरे वेट का गोल्ड अगर सेल करता है तो वो भी ज्वेलर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। और दूसरा, कोई भी जॉब वर्कर अगर रिपेयरिंग करके देता है और बिल पे रिपेयरिंग चार्जेस लिखता है तो उस पर 18% टैक्स लगाना है, ये आप ध्यान रखिए। और अगर किसी गोल्ड को लेके उसकी ज्वेलरी बना के देता है पूरी की पूरी तो उस पर केवल मात्र 5% है जॉब चार्जेस के ऊपर जीएसटी। तो ये बाइफर्केशन बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि अगर आपने रिपेयरिंग करके भी 5% भरा तो गवर्नमेंट आपसे डिफरेंशियल टैक्स लेगी। रिपेयरिंग का मतलब है कि जो हार आया उसको एज इट इज आपने थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके दे दिया, उसका बेसिक फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। और जॉब वर्क का मतलब है कि जो भी बुलियन आया उसके बेसिस पे आपने पूरा एक नया ज्वेलरी बनाया जो भी आपको बोला गया था। कारीगर को भी सेम रूल है जीएसटी के कि 40 लाख के टर्नओवर के ऊपर आपको टैक्स भरना है, आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है टैक्स भरने की और रजिस्ट्रेशन लेने की। उसकी दूसरी फॉर्मेलिटीज भी सब सेम है रिटर्न फाइलिंग की, जिसमें मैं भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा सबका, और अपन एक सीधे आ जाते हैं कि इस पे कैसे लगेगा। एक ज्वेलर जॉब वर्क के लिए बुलियन भेजता है जॉब वर्कर को, जो कि विद इन 1 ईयर लौटाना आवश्यक है। जॉब वर्क के अंदर ये ध्यान रखिए कि 1 साल के अंदर या तो ज्वेलरी बन के वापस चली आनी चाहिए ज्वेलर को, या जो गोल्ड आया था वो एज इट इज वापस चला जाना चाहिए। इसके ऊपर 5% से केवल जॉब चार्जेस के ऊपर कारीगर टैक्स लगाएगा और चार्ज करेगा ज्वेलर से। ज्वेलर उसका क्रेडिट भी ले सकता है। एक छोटा सा मैं पॉइंट यहाँ पे सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अनरजिस्टर्ड ज्वेलर है और आपको कोई टैक्स नहीं लगाता है तो ज्वेलर के ऊपर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आती है बेसिक सेक्शन 9(4) के हिसाब से, लेकिन उसको अभी टाइमिंग एग्जाम किया हुआ है तो अभी तो उस पर कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ज्वेलर्स याद रखे कि फ्यूचर में ये कभी ना कभी वापस आएगा रिवर्स चार्ज, और उनको फ्यूचर में अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर्स के जॉब वर्क कराने पर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी, लेकिन आज की तारीख में वो फ्री है। एक दूसरी सिचुएशन है हमने यहाँ पे जो कवर की है कि ज्वेलर डिलीवरी चालान से कारीगर को गोल्ड देता है, कारीगर उसको प्रॉपर्ली बना के उसके हिसाब से वापस डिलीवरी चालान से ही लौटाता है ज्वेलर को। इसमें मैं ये भी बता दूं कि 2 कारीगर को अलग अलग भी इन्वॉल्व करना अलाउड है, कि आपने एक कारीगर को जो डिलीवरी चालान में माल दिया उस कारीगर ने उसके डिलीवरी चालान पे दूसरे कारीगर को दिया, दूसरे कारीगर ने वापस पहले वाले कारीगर को लौटाया, और वैसे ही वाइस वर्सा वापस ज्वेलर के पास आया। इन सब में अगर इनपुट गुड्स की बात करें तो उसकी जो लिमिट है वो है 1 साल, जो मैंने आपको ऊपर बताई। लेकिन अगर आप कोई मशीन देते हैं किसी कारीगर को, मतलब एज अ ज्वेलर आपके पास कोई मशीन है जो आप कारीगर को देते हो कि भाई ये मशीन यूज करके तू ज्वेलरी बना, तो वो ज्वेलरी 3 साल तक उस कारीगर के यहाँ पे रखी जा सकती है बिना कोई टैक्स भरे। और the above limit is not applicable to molds and dyes, ये मैंने बॉटम में एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। अगर आप मोल्ड और डाई देते हैं तो उसमें कैपिटल गुड्स उसको नहीं माना गया है और उसको विद इन 1 ईयर वापस लौटाना पड़ेगा कारीगर को। उसका एक दूसरा तरीका ये है कि कारीगर 1 साल के बाद वापस एक रिटर्न का चालान बना दे और वापस एक नया चालान उनसे ले ले तो फिर से 1 साल की लिमिट मिल जाएगी। मेकिंग चार्जेस एंड जॉब वर्क। अब एक कस्टमर है जो अनरजिस्टर्ड है, वो कोई गोल्ड देता है किसी ज्वेलर को, वो ज्वेलर किसी कस्टमर के लिए वो बोलता है कि मेरे को केवल रिपेयरिंग करानी है, गिव्स गोल्ड, और वो गोल्ड कच्चा गोल्ड देता है मतलब, और ज्वेलर उसको कारीगर से पूरा जॉब वर्क करवाता है, उसकी चूड़ी बनवाता है, तो कारीगर उसको 5% चार्ज करेगा ज्वेलर की। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि जब ज्वेलर कस्टमर को चार्ज करेगा तो चूंकि वो गोल्ड तो कस्टमर का था, लेकिन ज्वेलर रजिस्टर्ड पर्सन है, और ज्वेलर जब कस्टमर को जो डिफरेंस चार्ज करेगा उस चूड़ी को बनाने के चार्जेस, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसपे काफी सब कंसल्टेंट्स और ऑफिसर्स के भी सबके अलग अलग मत बनते हैं।
लेकिन मेरा ये सजेशन है पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछे तो जब कोई गोल्ड लाके दे आपको, कच्चा गोल्ड कोई कस्टमर, अगर आप उसको सामने चूड़ी बना के देते हो उसी गोल्ड की, तो जो आप चार्जेस उससे लेते हो कन्वर्ट करने के, उस पर आप 18% जीएसटी लें। एक कंपोजिशन स्कीम होती है जो कारीगरों के लिए, जो छोटे कारीगर रहते हैं जिनका टर्नओवर अप टू 50 लाख है, उनको एक नॉमिनल रेट पे अगर जाना चाहते हैं वो, तो वो उनको अलाउड है वो करना। बट ये गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, गोल्ड की सर्विसेज के लिए ल्यूक्रेटिव है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा और मैं अभी सबका टाइम वेस्ट इसमें नहीं करूंगा। मिहिर जी क्वेश्चन आंसर ले अभी। हाँ, आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। ठीक, ओके सर। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आंसर टाइप में है, तो एक एक करके आप ले सकते हैं सर। ओके फाइन, मैं अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देता हूँ, इसको एक्सपांड करके। In terms of export, what about GST paid by merchant to manufacturer? ये क्वेश्चन का आंसर सर ये है, जो मैंने आपको एक मेरी स्लाइड बताई थी जिसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर को 0.1% चार्ज करना अलाउड है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, सॉरी मैन्युफैक्चरर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो फुल 3% पे चार्ज करे मर्चेंट एक्सपोर्टर को, फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर उसका रिफंड लेगा, आईटीसी रिफंड लेगा, क्रेडिट लेगा, वो उसकी मर्जी। और एक दूसरा ऑप्शन है, मर्चेंट के कहने पे मैन्युफैक्चरर उसको 0.1% चार्ज कर सकता है, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर वापिस से 0.1% में रिफंड ले सकता है। ये दोनों ऑप्शन अलाउड है। What if customers bring pure gold as Tanish does? अगर कस्टमर प्योर गोल्ड लेके आते हैं और तनिष को देते हैं, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैंने आपको कहा कि जैसे ओल्ड ज्वेलरी वाला, अगर ओल्ड ज्वेलरी है प्योर गोल्ड, अच्छा यहाँ पे प्योर गोल्ड से मतलब है कि आप बुलियन लेके आते हैं, कि जैसे कोई सिक्का है या कोई कॉइन या, ओके फाइन। सो उस केस में जो डिफरेंस है, जो जॉब चार्जेस है, सपोज 50 ग्राम गोल्ड लेके आया आपने, 50 ग्राम की बैंगल्स बना दी और आपने बोला कि भाई मैं 500 रुपीज पर ग्राम फीस आपके चार्जेस लूंगा, तो 500 इंटू 50 ग्राम मतलब 2500 रुपए या 25,000 रुपए, जो भी आपके चार्जेस होते हैं, उस चार्जेस पे आपको 18% चार्ज करना है। अब इस पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि कारीगर तो 5% जॉब वर्क पे लेते हैं, लेकिन आप एज ए ज्वेलर कारीगर नहीं हो, तो आपको वो अलाउड नहीं है, बिकॉज यू आर सेलर ऑफ ज्वेलरी। अगर आप किसी को जॉब वर्क चार्जेस ले रहे हो, किसी कस्टमर से जो गोल्ड ला के देता है, उसके जॉब चार्जेस पे 18% चार्ज होगा। What if we have not sell regarding March? If you have not sell in March, April in lockdown period, then in which month GST return? सर इसमें रिटर्न तो आप 30 जून तक भरा जा सकता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मार्च और अप्रैल का जो टैक्स का पेमेंट है, अगर कोई कैश पेमेंट आता है आपका टैक्स का, वो आप नियमित तारीख को भर दीजिए, क्योंकि केवल ऑनलाइन भरना है, तो आप घर बैठे भी भर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं भरते फिर भी किसी कारण से, और जून में भरते हैं, तो कैश कंपोनेंट के ऊपर आपको 9%, जो कि कंसेशनल रेट है इंटरेस्ट का, फुल रेट 18% है, उसके सामने केवल आधा मतलब 9% से इंटरेस्ट लगेगा, वो भी केवल उतने दिन का जितने दिन आपने लेट किया है बस। ऋषभ माहेश्वरी जी का क्वेश्चन है, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन ओल्ड गोल्ड परचेज अगेन प्लीज? सर ओल्ड गोल्ड परचेज बहुत सिंपल है। आप अगर किसी से ओल्ड गोल्ड परचेज करते हैं तो दो ऑप्शन है। मैं आपके पास आया पुराना गोल्ड लेके, तो एक तो मैं बोलता हूँ बस आप तो मुझे पैसे दे दो, ये पुराना गोल्ड रख लो, आपने पैसे लेके मेरे को दे दिया, ट्रांजैक्शन वही खत्म हो गया, उसके ऊपर भी कोई टैक्स चार्जेस ना मेरे को भरना है ना आपको भरना है। एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं पुराना गोल्ड लेके आया आपके पास और आपने एक काम करा कि आपने मेरे को सामने एक नई गोल्ड ज्वेलरी दे दी। उस केस में आपको नई गोल्ड ज्वेलरी की फुल वैल्यू पकड़ के उस पर 3% का बिल बनाना है, उस फुल वैल्यू को ऐड करके माइनस जो मैंने आपको पुरानी ज्वेलरी दी है उसकी जो भी वैल्यू, उसका जो भी आकलन आपने वैल्यूएशन किया है उसका उतना माइनस करके आप मेरे से नेट पेमेंट वापस ले सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इज कि नए ज्वेलरी के फुल वैल्यू पे टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी जो आप कस्टमर से रिकवर करें। हरीश कथुरिया जी का क्वेश्चन है, इफ एडवांस इज रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स इज जीएसटी एप्लीकेबल? अगर एक्सपोर्ट के लिए है एडवांस, तो मैं ये मानता हूं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में आया होगा वो एडवांस, तो वो फ्री है। फॉरेन एक्सचेंज में आया हुआ एडवांस फ्री रहेगा फॉर 90 डेज। अगर 90 डेज से ज्यादा टाइम होता है तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करके आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर
फॉरेन एक्सचेंज में आता है तो यस, लेकिन अगर इंडियन रुपीज में कोई एडवांस मिलता है, भले वो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में है, उनकी कोई लोकल इंडिया के ऑफिस ने उनको दिया है, तो उस पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिए। सो एडवांस इफ रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज इट इज फ्री, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। अनुराग गर्ग जी है, प्लीज कवर कारीगर ऑल्सो। मैंने कारीगर का वैसे कवर तो कर लिया छोटा सा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। इज बेटर टू कवर कारीगर एंड जॉब वर्क डिटेल्स, ऑलरेडी कवर्ड। About sale to foreign tourist, payment in US dollar on time arrival in India. आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं, लेकिन वो जो सेल टेक प्लेस हुआ है वो इंडिया में हुआ है, उस केस में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना रखा है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया में आएगा और वो जहां जहां जीएसटी पे करेगा, वो एयरपोर्ट पे वापस जाके वो सब बिल प्रोड्यूस करके उस जीएसटी का रिफंड ले सकता है। तो आपको इस केस में आपको टैक्स चार्ज करना है, आपको जीएसटी चार्ज करना है, भले वो डॉलर में पेमेंट कर रहा हो तो भी। अगर आप उसको प्रॉपर बिल दीजिए जिसपे जीएसटी चार्ज किया हुआ हो, उसको आप ये समझाइए कि एयरपोर्ट पे जाए, एयरपोर्ट पे काउंटर्स रहते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बाद, वहां पे वो जाके उसके जीएसटी पोर्शन वापस कलेक्ट कर सकता है। यदि आप लोगों में से कोई सिंगापुर या ऐसी कोई कंट्री गया होगा तो वहां पे भी सेम प्रोसीजर होती है और अपन लोगों ने वो प्रोसीजर फॉलो भी की हुई है। We have also taken certain refund of GST in Singapore. वैसे ही बाहर का टूरिस्ट जब इंडिया आता है तो वो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, बट आपको तो टैक्स लगाना ही है। Can you please explain diamond labor GST credit which previously 5%, which spending is more than labor oriented diamond manufacturing, so please explain how to get back. सर डायमंड की लेबर जो 5% लगती है, ये अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वापस मिलेगी दो तरीके से। या आप डोमेस्टिक सेल है तो उसमें आप उस क्रेडिट को यूज कर लीजिए, और अगर आप प्योरली एक्सपोर्ट करते हैं और पीछे से आपको डायमंड के लेबरर जो है, आपको जो जॉब वर्कर है, वो आपको 5% जीएसटी लगा के देता है, तो आप एज ए एक्सपोर्टर आप उस जीएसटी का जो क्रेडिट अक्यूमुलेट हुआ है, आपके पास इकट्ठा हुआ है, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। और यहाँ आप जब भी एक्सपोर्ट करो तो ड्यूटी पेमेंट पे एक्सपोर्ट कर लो, तो जब ड्यूटी पेमेंट होगा वो इसकी क्रेडिट यूज करके होगा और आपको सामने कैश पेमेंट रिफंड आ जाएगा। सो इस तरीके से उसको यूज करा जा सकता है। मिस्टर जैन है, राज जैन, एम आई एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट if my client is exporting the goods supplied to him by my company? आपको डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप सामने वाले को इंडियन रुपीस में दे रहे हो, सपोज मैं एक्सपोर्टर हूं, आप मुझे एज ए एक्सपोर्टर इंडियन रुपीस में कोई मटेरियल दे रहे हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। केवल मेरे मतलब मेन एक्सपोर्टर के कहने पे आप 0.1% उसको बिल कर सकते हो। वो भी उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, उसकी कुछ प्रायर रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको समझनी पड़ेगी किसी आपके कंसल्टेंट से, या आप कभी भी अगर मेल करेंगे तो पांडे जी या मैं आपको उसमें हेल्प कर देंगे। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इफ अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, इफ एज मर्चेंट एक्सपोर्टर, इफ वी मेंशन द जीएसटी ऑफ सप्लायर ऑन द बिल ऑफ लेडिंग, द कस्टमर माइट डायरेक्टली अप्रोच द मैन्युफैक्चरर। सो सर, आपके बिल ऑफ लेडिंग पे सप्लायर का जीएसटी मेंशन करना कहीं पे भी अनिवार्य नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये कहीं पे भी किसी भी रूल में नहीं लिखा हुआ है, कृपया करके आप नहीं करें। इनफैक्ट जो शिपिंग बिल बनता है वो भी केवल इंडियन कस्टम्स का डॉक्यूमेंट है, वो कभी भी कहीं इंडिया के बाहर नहीं जाता है, ये केवल इंडिया में आपके और आपके कस्टम्स के बीच का डॉक्यूमेंट है। यू विल हैव टू रिटेन इट विद यू। प्लीज डू नॉट पुट एनी जीएसटी नंबर ऑफ एनी सप्लायर, और इवन आपके खुद का भी आपको वो देने की जरूरत नहीं है। मिहिर जी, बैलेंस क्वेश्चंस के हम आंसर मेल से कर दें अगर आपको ठीक लगे तो? हाँ, मतलब कितने बाकी है? 31 बाकी। हाँ, काफी है। तो आपके पास में सब शेयर कर देंगे, आप उनको रिप्लाई कर दें। फाइन। मैं आपको फिर उसका रिप्लाई बना के भेज दूंगा, तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो एक बार मैं पार्टिसिपेंट से आप सभी का फिर से यहाँ ज्वाइन करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और फिर से कल 6 बजे इसी समय पे दूसरा सेशन हमारा है। हम चाहेंगे कि आप सब उससे पार्टिसिपेट करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो जिसके आंसर्स हमने आज नहीं दिए हैं, डेफिनेटली आपको आपके ईमेल पे उसके आंसर्स भेज दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच मीर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।